नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिया के सबसे बड़े बैंक के बारे में। अभी सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक कौन सा है? वो है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर देखा जाए तो बहुत दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर क्या सिचुएशन है। देखिए मैं इंतजार कर रहा था कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का। कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुके हैं और जिस दिन का मुझे इंतजार था, जिस अपडेट का इंतजार था, फाइनली क्वार्टर 2 में देखने को मिला। तो वो अपडेट क्या है, वो डेटा क्या है, चलो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट रेज 5%। अच्छी बात है, 5% खुद के प्रॉफिट की ग्रोथ किया है। तो कितना ग्रोथ हुआ ये मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा। मुझे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा वो है बीट्स स्टेट एस्टिमेट। तो मतलब जो एस्टिमेट है उसको बीट कर पाए। तो एस्टिमेट बीट करना मतलब एक पॉजिटिव बात है। किसी भी कंपनी के ऊपर एस्टिमेट को बीट करना इतना आसान नहीं था। तो इतने दिनों से जो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पा रहे थे, फाइनली एस्टीमेट को बीट कर पाया। और जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कई हद तक कम हुआ है। तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था जिस तरीके से ग्रॉस एनपीए, उसी की तरीके से परसेंटेज देखने को मिला। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के क्वार्टर 2 का रिजल्ट के डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है उसमें कहाँ तक जा सकते हैं और मेरा कहाँ पर ट्रेड है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ कंपनी के रिजल्ट के बारे में। आप सीधा सीधा मैं बताऊंगा। देखिए कंपनी का टोटल इनकम कितना है। अगर मैं टोटल नेट इनकम के बारे में बात करूँ, जिसके अंदर इंटरेस्ट इनकम है, अदर्स इनकम है, तो कुछ मतलब प्रीमियम इनकम है, तो सब कुछ मिलाकर कुल मिलाकर करीबन 1,21,400 करोड़ के आसपास टोटल इस बार इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर्स में 1,16,900 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू बना था। और पिछले साल में कितना था? पिछले साल में 1,07,500 करोड़। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी की इस बार रेवेन्यूज बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। टोटल इनकम जो है बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। और वो भी इनकम, और जो इसका जो एक्सपेंस है उसको अगर एक्सपेंस को माइनस करके मैं अगर यहाँ पे डेटा दिखा दूँ तो आपको कुछ नजरिया कुछ अलग लेवल में दिखेगा। तो नजरिया क्या क्या दिखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर इस डेटा को देखेंगे तो पिछले साल में था 16,800 करोड़। इस बार वो बढ़ के हो चुके 17,800 करोड़। अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 1,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का नेट मुनाफा हुआ, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट कर पाए। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को बीट कर पाया। अभी देखिए, सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट होना किसी भी बैंक के लिए सिर्फ प्रॉफिट होना ही काफी नहीं होता। कंपनी के और कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, जैसे कंपनी का प्रोविजन। अगर मैं प्रोविजन के बारे में बात करूं, देखिए कंपनी के पिछले साल में जो प्रोविजन था 3,300 करोड़, इस बार 3,200 करोड़ बना। मतलब प्रोविजन कम होता हुआ देखने को मिले। जब किसी बैंक और फाइनेंस कंपनी का प्रोविजन कम हुआ तो सोचिएगा कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अभी और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी डेटा आपको देखना चाहिए। जैसे देखिए कंपनी का जो मेनली बिजनेस आ रहा है, मतलब मेनली जो बैंक के हाथ में जो पैसा आ रहा है, वो रिटेल बैंक से कितना आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए सबसे अगर सस्ते इंटरेस्ट से बैंक को पैसा मिलता है वो है रिटेल बैंक से, मतलब कासा रेशियो से। तो कासा रेशियो से मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से, जिसको सबसे कम इंटरेस्ट से बैंक को पैसा मिलता है। और इसी पैसे को वो नेक्स्ट दूसरे लोगों को लोन देते हैं और वहां से ज्यादा इंटरेस्ट कमाते हैं। तो रिटेल बैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल बैंक एंड नॉन डिजिटल बैंक और होलसेल बैंक, सब कुछ सब कुछ मिलाकर टोटल जो रिटेल बैंकिंग के जो हाथ में पैसा आया, तो आप देख सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस, आदर्श बैंक, सब कुछ मिलाकर टोटल जो हाथ में पैसा आया कितना, करीबन करीबन 1,76,000 करोड़ के आसपास। जो पिछली बार था 1,71,000 करोड़ के आसपास, और पिछले साल में था 1,60,000 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पे एक मैसिव जंप देखने को मिला। और आप ये भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा, देखिए डिजिटल बैंकिंग एंड नॉन डिजिटल बैंकिंग, ये टोटल जो नॉन डिजिटल बैंकिंग है वहाँ पे कंपनी को बस सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिला। और यही फायदा बैंकिंग के ऊपर होना चाहिए था। क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर लास्ट मतलब कुछ मानसों से ओवरऑल बात करूँ 2021 से लेकर आज तक कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी घूमता घूमता फिर रहा है।
मतलब लास्ट 3 साल में कंपनी कुछ रिटर्न दिया ही नहीं। कितना रिटर्न दिया? चलो एक बार वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, लास्ट 3 ईयर्स में जस्ट 1%, मतलब 0%। लास्ट 1 ईयर में 15%, चलो वो छोड़ देते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 7% के आसपास। तो ओवरऑल लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि सचमुच कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आपको जरूर देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ, अपकमिंग टाइम्स में कंपनी में कितना ग्रोथ होने वाला है। उससे पहले देख लीजिए, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। करंट ईयर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया। अभी चलो सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। देखिए, लोगों के मन में क्वेश्चन रहेगा कि इन कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो मेरे हिसाब से हाई नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा सा हाई है, फिर भी कंपनी का पी रेशियो ठीक ठाक है। कंपनी का अगर पी रेशियो को मैं खुद के पी रेशियो से कंपेयर करूँ, तो कोविड के जो लेवल था, कोविड के लेवल था 18 के आसपास, और आज इसका 19 के आसपास है। मतलब कोविड के लेवल के आसपास ही है, क्योंकि इसका एवरेज निकल कर है 20। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो पी रेशियो है वो सस्ते में ही है। दूसरी बात, कंपनी के जो पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो मुझे बहुत शॉकिंग लगा। क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू कोविड के टाइम में 2.9 था, और आज 2.99 के आसपास ही है। मतलब कोविड के बाद कंपनी के ऊपर बिग जंप देखने को मिला था। मतलब फिर से इसी लेवल से बिग जंप होने का चांसेस है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी के जो करेंटली एवरेज जो पीवी रेशियो है वो 3.6 है। तो मोटा मोटी कहूँ कि कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ता है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है, वहाँ पे एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी हर साल खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस साल भी कंपनी हाईएस्टली कर्जा लिया। जितना कर्जा लेंगे उतना ही कंपनी के बिजनेस ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, बेसिकली बैंक्स और फाइनेंस कंपनी के ऊपर, बाकी कंपनीज के ऊपर नहीं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट, सॉरी एज ए इन्वेस्टर, आप देख सकते हैं 48% होल्डिंग पब्लिक सॉरी एफआईएस के पास है, और वो माल बेचा नहीं, उल्टा माल को खरीदारी किया है। उसी तरीके से डीएस के पास देख लीजिए, 35% था, आज भी उतना है। तो माल किसने बेचा? माल एक्चुअली पब्लिक ने बेचा, 17.44 एंड 16.75। मतलब पब्लिक ने माल बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा एफआईएस उठा लिया। तो क्योंकि पब्लिक को यही लगता है कि लास्ट 3 साल में कुछ खास रिटर्न हुआ नहीं, तो कंपनी बेकार है, और इसी का फायदा इंस्टीट्यूशन उठा लेते हैं। क्योंकि वो जानते हैं आज कंपनी एक जगह पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जब ब्रेकआउट करेगा तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। इस बात को वो जानते हैं, तो इसलिए वो होल्ड कर रहा है, और मैं भी इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ। मैं किस बेसिस में होल्ड कर रहा हूँ, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वन डे के चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो ऐसी सिचुएशन आज नहीं बहुत बार बना था। जैसे आप टाइम देख लीजिए, 2015 से लेकर 17 तक कुल मिलाकर ये जो टाइम पीरियड हुआ, ये जो टाइम पीरियड है वो कितना था? करीबन 400 दिन। 400 दिन का मतलब होता है अराउंड 1.5 साल। तो 1.5 साल यहाँ पे होल्ड किया। उसके बाद जब भी इस लेवल को ब्रेक किया, तो आप देखिए कितना धमाका परफॉर्मेंस हुआ। इसी तरीके से फिफ्टी को और भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी होल्ड किया था। क्या उसके बाद रुका? बिल्कुल नहीं। तो बार बार आप हिस्ट्री को चेक करना, जहाँ पे आपको क्लियर कट अंदाजा लग जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने दिन टाइम लगा। ओवरऑल इस टाइम ऑफ पीरियड में देखेंगे तो ओवरऑल टाइम लगा करीबन 1400 दिन। 1400 दिन का मतलब होता है करीबन 4 साल, 4.5 साल। तो 4.5 साल इंतजार करने के बाद, उसके बाद जो ट्रेंडिंग हुआ ब्रेकआउट होने के बाद, तो आप सोचिए करीबन 400% का रिटर्न लिया। मतलब 4 साल में जो इंतजार किया, उसको सीधा सीधा 1 साल में ही, सॉरी लास्ट 4 साल में वो रिकवरी करके दिया। तो कहने का मतलब है, एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनी के ऊपर हम लोग यही सोच रहे हैं कि कंपनी कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी से हमेशा आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में अगर दिक्कत आए तो बाकी बैंक का तो हालत ही बिगड़ जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर मैंने जो ट्रेड को फेस किया, देखिए यहाँ पे एक टॉप बना, जो टाइम था 23 जुलाई, और देखा जाए सॉरी 13 जुलाई और 2023 में, और उसके बाद फिर से एक बार हाई किया। वो कौन सा डेट में? वो डेट हाई था करीबन 3 जुलाई 2024 में। मतलब 1 साल लग गया कब बनने में, कोई बात नहीं। उसके बाद कम टाइम लगा हैंडल बनने में, और कफ विद हैंडल बटन्स बनने के बाद फाइनली कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ था, एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ था। इसका मतलब क्या है? जिस लेवल को मैंने मार्किंग किया, उस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद क्लोजिंग के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग हुआ। तो मतलब कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला।
उसके बाद देखिए कंपनी नीचे भी आए थे, कोई बात नहीं, नीचे आने के बाद ऊपर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं क्योंकि मार्केट है, ग्लोबली मार्केट की हालत खराब है, उसके कारण मार्केट में करेक्शन और रिकवरी होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि इंडियन मार्केट में कोई भी नेगेटिव इशू नहीं है, सिर्फ कोई सिर्फ रसिया और यूक्रेन, साथ ही साथ इसराइल के साथ ईरान, इस तरीके से दोनों कंट्रीज के युद्ध होने के सिचुएशन के कारण, और इंटरेस्ट रेट, यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ना कमना, ये सब कारण की वजह से आज इंडियन मार्केट में बैंकिंग कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। तो मेरे व्यू जो है, मैं इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैं स्ट्रांगली सीधा सीधा मैं 2150 तक इस कंपनी को होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि यही लेवल तक मेरा टारगेट होने वाला है, जो 22% के आसपास है। पहले से ही एक्चुअली मेरा ट्रेड कुछ इस तरीके से लेवल्स में लेकर रखा हूँ, मेरा ट्रेड एक्चुअली 1450 रुपीज़ के आसपास है, और उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम एंटी आया तो मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एज एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।